गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27 जनवरी 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंट जो भी यहाँ पर ये आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर में, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर में हो या चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में हो, अगर उनका आपको इमेजेस चाहिए कि आप उनको पढ़ना चाहते हैं, एक बार समझना चाहते हैं, या फिर आप एज अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ से पीडीएफ की फॉर्म में इनको चाहते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल सकती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डेली अपलोड यहाँ पर होती हैं। और उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, यानी कि कमेंट बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली के इमेजेस और पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाया करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक ए बिगर लीप। देखिए क्या बातें की जा रही है कि किस प्रकार से जो इंडिया और फ्रांस है उनके डिफेंस की टाइज यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो रही हैं। हमें पता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो 30 घंटों के लिए इंडिया में आते हैं, उनका एक टूर होता है। इनके साथ साथ यहाँ पर इनके साथ 40 फ्रांस के अलग डेलीगेट्स भी आते हैं, उसमें उनके खुद के अभी जो न्यूली इलेक्टेड उनके सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर एज अ चीफ गेस्ट बनकर हमारे रिपब्लिकन डे की शोभा बढ़ाते हैं। अब हमें पता है कि आज तक कितनी बार फ्रांस यहाँ पर आ चुका है, लगभग 6 टाइम ऐसा हो चुका है कि हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया जा चुका हो। उसके अलावा हम देखेंगे फ्रांस के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं। हमें पता है कि फ्रांस एक ऐसा देश है या फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे रिश्ते काफ़ी कॉर्डियल हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। रीज़न क्योंकि फ्रांस हमेशा क्या करा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट सीट इंडिया के अंदर वोट करता है, यानी कि इंडिया का हमेशा साथ देता है। तो इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि कैसे फ्रांस के यहाँ पर जो संबंध है इंडिया के साथ वो काफ़ी मधुर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। चाहे वो न्यूक्लियर के टाइम पे हो कि न्यूक्लियर ट्रीटी में भी हमारा साथ दिया गया था फ्रांस के द्वारा, जबकि सारा का सारा वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वो उस समय पे इंडिया के खिलाफ खड़ा था। फिर हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर बोला है कि हम लोग अच्छे से को डिज़ाइन करेंगे और को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, को डेवलप करने वाले हैं जो भी यहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड हार्डवेयर होने वाले हैं। यानी कि डिफेंस के अंदर दोनों कंट्री अपने डिफेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर काम करने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी गई है कुछ घंटों के बाद में ही, जब मैक्रोन जी दिल्ली से चले जाते हैं तो जॉइंट स्टेटमेंट जो थी वो यहाँ पर आती है उनके जो न्यू मिनिस्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर स्टेफन सिग्योर की तरफ से, और हमारे जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर डिफेंस एंड कल्चर के उनकी तरफ से भी। और दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर रोड मैप बनाते हैं कि कैसे हम आगे एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। दोनों साइड पे हम देख पाएंगे कि एक अग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया गया है। क्या अग्रीमेंट है? स्पेस पार्टनरशिप का, यानी कि स्पेस के अंदर भी अब जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर की जाएगी फ्रांस की स्पेस एजेंसी के बीच में और हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो के बीच में। तो दोनों ही कंट्री स्पेस के अंदर भी एक दूसरे का साथ देने को बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। इसके अलावा बहुत सारे जेट इंजन सबमरीन ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंडिया को प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ है कि जो सिविलियन मैन्युफैक्चर होता है हेलीकॉप्टर्स का, उसको भी यहाँ पर टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एयरबस कंडक्ट करने वाली है। यानी कि सिविलियंस के लिए जो हेलीकॉप्टर बनेंगे उनको इंडिया के अंदर, इंडिया का ऐसा पहला ये हम देख पाएंगे कि एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर इंडिया के अंदर ही हेलीकॉप्टर्स को बनाया भी जा रहा है, असेंबल भी किया जा रहा है, फिर इंडिया के अंदर ही उनको यूज़ में भी लाया जा रहा है। तो ये जो डील हुई है वो यहाँ पर देखने को मिलती है एयरबस प्लस टाटा ग्रुप के साथ। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए मेंस की पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर क्या आता है, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में यहाँ पर मेंस के लिए तो जीएस पेपर 3 में ठीक ही है, उससे अलावा प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस साल के प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आ जाए।
देखते हैं क्या सवाल है। रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए काजीरंगा क्या है। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पर असम के अंदर। और इसी नेशनल पार्क के अंदर एक यहाँ पर हम देखते हैं कैसे टूरिस्ट गए हुए थे और वो जब फोटोग्राफी करते हैं तो उनको एक रेयर किस्म का गोल्डन टाइगर नज़र आता है। फोटोग्राफर को यहाँ पर उनके जो हिम्मता बिस्वान यानी कि सीएम हैं असम के, उनके द्वारा शेयर किया गया एक्स के ऊपर, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। और उसके ऊपर शेयर करने के बाद उन्होंने लिखा कि ये कैसे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा एक रेयर दृश्य है। इसकी जो फोटोग्राफी की गई थी वो यहाँ पे की गई थी गौरव राम नारायण के द्वारा। और उन्होंने खुद भी कहा कि हो सकता है कि लाइफ के अंदर उनको दोबारा ऐसा कुछ देखने को ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही रेयर मोमेंट दिखाई देता है। और इसी रेयर मोमेंट के बाद उन्होंने बोला कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर वैसे तो हो सकता है ऐसे गोल्डन जो यहाँ पर हमें टाइगर देख रहे हैं वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से दिखाई दे रहे हैं, कि जेनेटिक्स में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। क्योंकि टाइगर तो यहाँ पर 3 कलर के ही होते हैं। हम देख पाते हैं कि टाइगर्स में जो कलर होता है वो कौन कौन सा होता है, ब्लैक होता है, यानी कि उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ब्लैक कलर की होंगी। फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे ऑरेंज कलर और वाइट कलर भी दिखाई देता है। लेकिन इसका जो ऑरेंज कलर है वो कितना ज़्यादा फेडेड है, यानी कि वो बहुत ही गहरा नहीं है। ऊपर से इसके जो स्ट्रिप्ड है वो भी हमें ब्लैक कलर में दिखाई नहीं देते हैं। तो यही कारण है कि इसी वजह से इसका नाम जो है गोल्डन टाइगर रख दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस ऐसे और भी यहाँ पर टाइगर हैं, लेकिन कितने हैं उनका अभी तक पता नहीं है। तो अगर आपके मेंस में सवाल आता है कि गोल्डन टाइगर कहाँ पर पाया जाता है, तो पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ही आर्टिकल है। कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार कार्ड नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आपका आ जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर और जीएस पेपर 2 के अंदर। देखिए जीएस पेपर 2 में क्योंकि आधार कार्ड जो था उसको एज अ मनी बिल के अंदर यहाँ पर पास करवाया गया था, और इसी वजह से जीएस क्यू पे एक इस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि क्या ये ठीक था, क्या ये एज अ मनी बिल काम कर सकता था। फिर हम देखते हैं जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 3 में ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है कि अब से यहाँ पर जो नए आधार कार्ड बन रहे हैं उनके नीचे ये लाइन आ रहा अच्छे से लिखी गई है कि ये ना तो सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई प्रूफ नहीं होगा सिटीजनशिप के लिए, और ना ही इसको बर्थ ऑफ डेट के लिए आप लोग वेरिफिकेशन माने कि इसके बर्थ ऑफ डेट है। हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप क्यों नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो ऐसे तो 140 डेज़ के लिए कोई भी अगर फॉरेनर इंडिया में रह जाता है तो वो भी आधार कार्ड को यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो इसी वजह से वो एज अ सिटीजन तो नहीं है इंडिया के, तो इसी वजह से इसको सिटीजन के लिए तो प्रूफ नहीं माना जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको मान लिया जाता है, लेकिन फिर से इनका बोलना है कि इसमें भी गलती होने की, मिस्टेक होने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर ऐसा कोई आपके पास आधार आ भी जाता है तो आप उसके ऑनलाइन वर्जन पे यहाँ पर विश्वास बिल्कुल ना करें, और ऑफलाइन के ऊपर भी जो पीछे QR कोड दिया होता है उसको तब आप स्कैन करें और तभी उसको सच माने, और उसके बावजूद भी आप उसको एज अ रेसिडेंशियल प्रूफ ले सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। तो पहला कौन है जिन्होंने इसको हटा दिया है? देखिए जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जो भी यहाँ पर हमें पेंशन दी जाती है, खासकर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, तो उनके द्वारा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी यहाँ से कभी ना कभी फंड दिया जाता है, खासकर नई स्कीम के अंदर। इन्होंने जनवरी 16 से ही यहाँ पर एज अ डेट ऑफ बर्थ के इसमें इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। तो इसकी जो स्टेटमेंट अब आधार कार्ड से आई है 2018 के बाद से, तो तब से ही इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि 2018 में भी ऐसा बोला गया था डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको इस्तेमाल ना करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये क्लियरिफाई किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको बाईपास कर दिया जाता था, ये चलता रहता था। तो इसीलिए अभी जो नए आधार बन रहे हैं उन्हीं के ऊपर इसको लिखा जाता है। तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका यहाँ पर सवाल जो है वो बिल्कुल बन सकता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्या इसके पीछे इम्प्लीकेशन थे, तो हमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ा।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि यहाँ पर है जेट इंजन डील विद फ्रांस विल गिव 100% एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। यानी कि फ्रांस के साथ हमारी जेट इंजन्स की एक डील हुई है, और ये जो डील हुई है वो किसके किसके साथ हुई है, हम इस डील में देख पाएंगे कि ये डील की गई है सेफ्रॉन, जो कि कौन है, सेफ्रॉन यहाँ पर वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, हम देखेंगे कि एज अ कंपनी की तरह काम करती है, जो क्या बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, एयरबस है। तो सेकंड हाईएस्ट जो यहाँ पर या बिगेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं कंपनी, जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, और ये एक तरीके से जो फ्रांस के हम देख पाएंगे कि डिफेंस की इक्विपमेंट है उनको भी बनाती है। तो ऐसे ये कंपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये जो कंपनी है ये यहाँ पर काम करने वाली है किसके साथ, DRDO के साथ में। तो ये कंपनी प्लस में DRDO, जो कि हमारे डिफेंस रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर डिफेंस में, वो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, और दोनों एक साथ काम करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट्स को बनाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिला है वो मिला है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ इसका निर्माण करेंगी। और निर्माण करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को इसका 100% डिज़ाइन से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ शेयर किया जाएगा। हालांकि क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसी वजह से अभी भी इसके ऊपर बातें चल रही हैं। जनरल इलेक्ट्रिक जो है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, वो यहाँ पर F44-1 इंजन्स को बनाएंगे, जिसको बनाया जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा। तो इन सभी को एक साथ मिलके काम करना होगा, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चंद्रयान हेल्प मून लैंडर मेक पिन पॉइंट लैंडिंग सेज जापान। जापान की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट लैंडिंग करने की यहाँ पर एक प्रयास किया गया था लैंड के ऊपर। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे पहला ऐसी कंट्री बनती है जो चंद्रयान 1 को भेजकर यहाँ पर क्या करता है, मून के ऊपर पानी होने की जो आशंका है उसको बयान करता है। तो वोटर हम सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ के तरीके से ढूंढ लाते हैं, वोटर भी नहीं, आइस हमने ढूंढी थी, और उसके बाद ये मान लिया गया था कि वोटर भी वहाँ पर है। फिर हमने चंद्रयान 2 को भेजा, और एट दैन जब चंद्रयान 2 नहीं यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ, तो हमने भेजा यहाँ पर चंद्रयान 3 को, और चंद्रयान 3 के अंदर भी हमने एक लैंडर को भेजा जो कि विक्रम के नाम से था, और दूसरा हमारा क्या था, रोवर। तो ये 2 चीज़ों को हमने भेजा, 3 ऐसे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट करता था। और फिर हम देखते हैं कि हमारे सेकंड प्रयास के अंदर हमने जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको करवा दिया, बहुत ही अच्छे से हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, और इंडिया बन गया था एक ऐसी पहली कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी थी। और मून के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग में कहाँ करवाई थी, साउथ पोल के अंदर। तो ऐसे इंडिया पहली कंट्री बन जाता है। अब यही कोशिश की गई जापान के द्वारा, जापान ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की, और अच्छी बात यह है कि जापान जो है वो 5th कंट्री बन जाता है जो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाया है मून के ऊपर। यानी कि बहुत ही आराम से इसका जो रोवर है वो मून के ऊपर चला गया। और जापान का कहना है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है, क्या है जापान की स्पेस एजेंसी, जाक्सा। और जाक्सा का क्या मतलब होता है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इन्होंने बोला है कि कैसे जो इसरो का चंद्रयान 3 है उसने इनकी मदद की कि ये जो बिल्कुल सही लोकेशन है, पिन पॉइंट लैंडिंग है, उसको करवा पाए। तो ये अच्छी बात है। इनका जो रोवर है इसका नाम यहाँ पर इन्होंने स्लीम रखा हुआ, जैसे हमारा क्या है विक्रम रोवर, तो इनका क्या है यहाँ पर स्लीम रोवर है। और ये कहीं ना कहीं लाइट करेगा, और उसके बाद ये यहाँ पर सर्च करना शुरू करेगा मून के ऊपर, चाहे वो उसकी सोयल से रिलेटेड हो या फिर उनको जो और काम करना है उससे रिलेटेड हो। इंजन का ऐसे माना जा रहा है कि थोड़ा सा इंजन का फेलियर हो गया था, क्योंकि इंजन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टे तरीके से लैंड हुआ था, लेकिन अभी वो ठीक हो चुका है। 55 मीटर ईस्ट के अंदर वो लैंड हो चुका है स्लिम का, लेकिन उसको 55 मीटर यहाँ पर ईस्ट से कम होना चाहिए था। खैर फिर भी जापान क्या बन गया है, यहाँ पर 5वीं ऐसी कंट्री बन गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाया है। इसके अलावा हम पहुँचते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि द हिंदू से है। इसमें बोला गया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है,
एक्सप्लेन पे भी हम इसको देख पाएंगे कैसे हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड वेयर द ज्ञान व्यापी मॉस टेंस ASI। अब इसके लिए यहाँ पर एक एक्सप्लेन सीरीज में भी हमें समझ में आता है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि यहाँ पर जो ज्ञान व्यापी मॉस्क होती थी उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होता था, एक टेम्पल होता था। और कौन सा वो टेम्पल होता था वो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो टेम्पल होता था उसको विकास टेम्पल बोला जाता था। और ये जो टेम्पल था इसी के ऊपर पे यहाँ पर मॉस्क बनाई गई, जो कि शायद औरंगजेब के समय पे इसको मॉडिफाई किया, रीयूज्ड किया और टेम्पल को यहाँ पर तोड़ा गया था। तो ASI का सर्वे जो है वो लास्ट ईयर हुआ था इसके, जिसकी रिपोर्ट सभी अच्छे से आ चुकी हैं। यहाँ पर क्या बातें की गई थी, देखिए क्या होता है कि 2022 के अंदर सबसे पहले यहाँ पर एक, मैं बोलूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई जाती है। कहा जाता है कि जो ज्ञान व्यापी मॉस्क है वो एक्चुअली में मॉस्क है ही नहीं, यानी कि इसके नीचे एक टेम्पल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस प्ली को यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है आप लोग एक काम करिए, इसका सर्वे करवाइए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको बुलाया जाता है। फिर जो यहाँ पर दूसरी तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो यहाँ पे क्या करती है, इसको रोकने की बातें करती है और उनकी जो प्ली होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको भेज देते हैं। कहाँ पर उनको भेजा जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसके ऊपर काम करवा के लाइए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन इलाहाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है प्लस उनके जो सेशन कोर्ट है, दोनों ही कोर्ट यहाँ पर इसको रिज़ाइन या रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे जो है वो होगा। उसके बाद में सर्वे होता है, जो कि कैसा सर्वे था, फोटोजेनिक या वीडियोग्राफिक सर्वे यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद समझ में आती है कि ये जो टेम्पल था ये यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर इसको बनाया गया 17वीं शताब्दी के अंदर। तो 17वीं शताब्दी में हम देख पाते हैं कैसे औरंगजेब जो है उसकी डेथ होती है 1707 के अंदर और 1657 के अंदर वो एज अ यहाँ पर रूरल बनता है, जिसको बोला जाता है कि वो एक मुस्लिम फेनेटिक था, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्लाम के प्रति वो ऑर्थोडॉक्स उसको देखा गया। और वो क्या करता था, सभी जो टेम्पल्स थे उनके जो दादा परदादा थे, यानी कि उनके जो अकबर, शाहजहाँ, इनको देखा जाए तो वो लोग यहाँ पर टेम्पल्स के लिए ज़मीन भी देते थे। लेकिन वो उनसे बिल्कुल अलग देखा गया। वो क्या करता था कि अपने परिवार से अलग जाकर सभी टेम्पल्स को तोड़ता था और उनके ऊपर मॉस्क बनाता था। तो ऐसा ही यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसके अंदर एक हिंदू टेम्पल पहले होता था, जिसका कुछ फीचर्स मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्ट देखने को मिल सकती है, स्कल्पचर्स का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर अरबियन पर्शियन इंस्क्रिप्शन भी मिला है एक रूम के अंदर, जो यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से बताता है कि कैसे इसको औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। खैर यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जा रहा है। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन डेली बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आई है, किसी और को भी बताना चाहते हैं कि सुने, तो शेयर भी कर दीजिएगा। और यहीं पे हमारा जो आज का साथ है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड बहुत नज़दीक हो आप लोग अपनी ड्रीम के, तो ऐसे ही चलते रहिए।